नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल कमल राष्ट्रीय पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। ईरान को परमाणु हथियार की पहुंच से बाहर रखने के लिए यूएस करेगा ताकत का इस्तेमाल, जाने बाइडेन का जवाब। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को दी राहत, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। श्रीलंका संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आए सामने, रूस पर लगाए ये गंभीर आरोप। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर शिवसेना ने तोड़ी चुप्पी, संजय राउत ने दिया ये बयान। 10 हेक्टेयर में बना याकूब कुरैशी का मीट प्लांट हुआ कुर्क, 100 करोड़ से ज्यादा की लगी है मशीनें। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए अंतिम उपाय के रूप में ताकत का प्रयोग करेंगे। बता दें, उन्होंने हाल ही में मध्य पूर्व की यात्रा शुरू की है। बाइडेन ने कहा कि वह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अमेरिकी विदेशी आतंकवादी संगठनों एफटीओ की सूची में रखेंगे, चाहे इसकी वजह से 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील खत्म ही क्यों ना हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात इजराइल के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है, और यह इंटरव्यू मंगलवार को वॉशिंगटन छोड़ने से पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बुधवार को प्रसारित हुआ। बाइडेन से पूछा गया कि क्या उनके पिछले बयानों, जिनमें उन्होंने कहा था कि वह तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकेंगे, इसका मतलब है कि वह ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, अगर यही अंतिम उपाय बचा तो हां। तेहरान ने 2015 में 6 प्रमुख शक्तियों के साथ एक समझौता किया था। समझौते के तहत ईरान को अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करना था, और इसके बदले में आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलने का वादा तेहरान से किया गया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2018 में डील से मुकर गए और ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तेहरान में लगभग 1 साल बाद समझौते की परमाणु सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने राइटर्स को बताया कि इस समझौते को फिर से लागू करने की कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह पहले दोहा में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद इसके दोबारा लागू होने की बहुत कम संभावना बची है। वार्ताकार मार्च में एक नए सौदे के करीब पहुंचते दिख रहे थे, लेकिन अमेरिका ने तेहरान की इस मांग से इंकार कर दिया है। वॉशिंगटन आईआरजीसी को आतंकवाद सूची से हटा दें। अमेरिका ने तर्क दिया है कि यह समझौते को पुनर्जीवित करने के दायरे से बाहर का मामला है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से राज्य की जनता को थोड़ी राहत दी है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि राज्य में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम करने का फैसला लिया जा रहा है। इसके बाद सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि वह सेवक हैं और उनकी सरकार महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसके प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिंदे ने कहा कि अब लोगों के कल्याण के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन्हें 2.5 साल पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 50 विधायकों यानी उनके समर्थन में बगावत करने वाले उनको एकजुट होकर एक रुख अपनाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मंगलवार को की गई घोषणा के संदर्भ में की, जिसमें उन्होंने पार्टी की ओर से भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात की थी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे और अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ठाणे स्थित आनंद आश्रम में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए शिंदे ने यह बात कही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रकापा अध्यक्ष शरद पवार ने हाल में कहा था कि उनकी इच्छा है कि आगामी चुनाव शिवसेना, रकापा और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के तौर पर साथ लड़े। इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, पवार बड़े नेता हैं, मेरे पाले में 50 विधायक हैं जो मौजूदा समय में भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। हम सभी राज्य के विकास के लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं और हम राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के लोगों के जीवन में सुधार हो। नागरिकों को एहसास होना चाहिए कि यह उनकी सरकार है। मैं सेवक हूं और मरते दम तक रहूंगा। मैं दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और आनंद दीघे के दिखाए रास्तों पर उनके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए चलूंगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने श्रीलंका के साथ साथ दुनिया के भर में अशांति पैदा करने के लिए रूस को दोषी ठहराया है, क्योंकि मॉस्को ने हमले के दौरान खाद्य पदार्थों को ब्लॉक कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, हमले के दौरान रूस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख रणनीतियों में से एक है आर्थिक झटका देना। उन्होंने कहा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण भोजन और ईंधन की कमी का सामना करने वाले कई देशों की वजह से रूस के एजेंडे को मजबूती मिली है। सियोल में एशियाई नेतृत्व सम्मेलन में हाल ही में एक संबोधन के दौरान श्रीलंका में संकट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे कहा कि खाद्य और ईंधन की कीमतों में चौंकाने वाली वृद्धि ने एक सामाजिक विस्फोट किया है। अब कोई नहीं जानता कि यह कैसे समाप्त होगा। गौरतलब है कि श्रीलंका सबसे भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और देश में जरूरी चीजों की कमी हो गई है और जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव फरार हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है। गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या महामारी से पहले 135 मिलियन थी, जो कि 2 सालों में दोगुनी होकर 276 मिलियन हो गई है। माना यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण यह संख्या 323 मिलियन तक बढ़ सकती है। रूसी संघ और यूक्रेन के बीच हाल ही में हुए एक समझौते से काला सागर के मध्यम से अनाज वितरण की एक महीने की नाकाबंदी टूट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटारेस ने एक बयान में इसे यूक्रेनी उत्पाद का सुरक्षित निर्यात सुनिश्चित करने के लिए एक आगे दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम एनडीए में नहीं हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। यह कोई राजनीतिक समर्थन नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। द्रौपदी मुर्मू के मोतीश्री आने पर संजय राउत ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि वो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मोतीश्री आ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में आई भीषण बाढ़ पर बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 12 दिन बीत गए लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है, ये सरकार अवैध है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 12 दिनों से महाराष्ट्र के राज्यपाल कहां हैं? महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे गंभीर हालात हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना नहीं है। हम आदिवासी नेता के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जनभावना का ख्याल रखते हुए भी यह फैसला लिया गया है। बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर जब मीटिंग हुई थी तब उसमें शिवसेना ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन अब उनका रुख विपक्षी एकता को भी एक झटके जैसा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 19 लोकसभा सांसदों से 12 ही पहुंचे थे और 7 गायब थे। यही नहीं, मीटिंग में शामिल सांसदों ने भी ठाकरे पर दबाव बनाया था कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। इस पर उद्धव ठाकरे ने विचार करने की बात कही थी। अब संजय राउत के बयान से साफ हो गया कि पार्टी बचाने के लिए शिवसेना को अपने रुख में तब्दीली लानी पड़ी है। गौरतलब है कि पार्टी के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में होने की बात कही जा रही है। और यूपी स्थित मेरठ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने याकूब कुरैशी के मीट प्लांट को कुर्क किया है। इसकी जानकारी मेरठ एएसपी चंद्रकांत मीणा ने दी है। बताया जा रहा है कि यह मीट फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मीट प्लांट करीब 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बना हुआ है। मेरठ एएसपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि याकूब कुरैशी के मीट प्लांट को कुर्क किया गया है। ये प्लांट 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में बना हुआ है। इसमें जो मशीन है उसकी कीमत 100 करोड़ से जाता है। सुबह ही इसकी एक प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है। एएसपी ने बताया कि अवैध रूप से एक मीट की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। यह मुकदमा इसी वर्ष मार्च में लिखवाया गया था। इस मामले में 17 लोग नामजद हैं और याकूब कुरैशी फरार है। उसके सभी ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं मेरठ पुलिस द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा हापुड़ रोड स्थित मेरठ में स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट पैकिंग और प्रोसेसिंग का अवैध कारोबार चल रहा था। अवैध कारोबार किए जाने के अपराधों में संलिप्त कुख्यात अपराधियों की लगभग 125 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क हुई है। बता दें कि हापुड़ रोड स्थित इस मीट फैक्ट्री पर 31 मार्च को छापा पड़ा था। तब पुलिस ने मीट की अवैध पैकिंग कर रहे 10 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा था। अब इस मामले में पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी, बेटे समेत 17 लोगों पर नामजद एफआईआर कर आरोपी बनाया है। तो वहीं पुलिस याकूब और उसके दोनों बेटों की तलाश भी कर रही है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस।
ईरान को परमाणु हथियार की पहुंच से बाहर रखने के लिए यूएस करेगा ताकत का इस्तेमाल, जाने बाइडेन का जवाब। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को दी राहत, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। और श्रीलंका संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आए सामने, रूस पर लगाए ये गंभीर आरोप। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर शिवसेना ने तोड़ी चुप्पी, संजय राउत ने दिया ये बयान। 10 हेक्टेयर में बना याकूब कुरैशी का मीट प्लांट हुआ कुर्क, 100 करोड़ से ज्यादा की लगी है मशीनें। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के गया में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीआरपीएफ ने बिहार के गया में एंटी नक्सली ऑपरेशन में 1000 से भी ज्यादा आईईडी बम और डेटोनेटर बरामद किए हैं। ये हाल के सालों में आईईडी की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। सीआरपीएफ के मुताबिक नक्सलियों के गढ़ में आईईडी की ये खेप पिछले हफ्ते गया के जंगलों से बरामद की गई थी। कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन यानी कोबरा कमांडोज की 205 बटालियन ने जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक की एक खेप पकड़ी थी। सीआरपीएफ के मुताबिक गोला बारूद की इस खेप में कुल 612 आईईडी बरामद हुए हैं, जिनमें 65 प्रेशर आईईडी, 446 सीरीज आईईडी और 101 कैन आईईडी हैं और इसके अलावा 495 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। इनके अलावा एक AK सीरीज की राइफल और 250 कारतूस शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर नक्सली किसी बड़े आईईडी हमले की फिराक में रहते हैं। ऐसे में इस खेप का पकड़ा जाना सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गौरतलब है कि बिहार के गया सहित कुछ इलाकों के जंगल ऐसे हैं जहां नक्सली अभी भी सक्रिय हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि बिहार के ज्यादातर जगहों से नक्सलियों का सफाया भी हो चुका है। और मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का ट्वीट वार जारी है। उन्होंने ओरछा में उनके विरोध के बावजूद बंद शराब दुकान में फिर खुल जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा, मैं जब कल रात को ओरछा पहुंची, ओरछा के माथे पर लगा हुआ कलंक व शराब की दुकान मेरे विरोध के बाद कुछ दिन बंद रहकर फिर खुल गई। उमा भारती लंबे समय से राज्य में शराबबंदी की मांग कर रही हैं। देश के सभी बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसी जनहितैषी शराब नीति लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष पत्र भी लिखा है। उमा भारती ने कहा है कि उनका मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों और आहतों के सामने अकेले खड़े हो जाने का अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने ओरछा में शराब की बंद दुकान को फिर खोले जाने को मुद्दा बनाया, उठाते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि वे चाहे तो 2 अक्टूबर को भोपाल में मध्य प्रदेश की महिलाओं के एकत्रीकरण को धन्यवाद एवं आशीर्वाद के आयोजन में बदल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुधवार को एक के बाद एक 11 ट्वीट करके कहा कि मैं जब मंगलवार की रात ओरछा पहुंची तो वह शराब की दुकान जो मेरे विरोध के बाद कुछ दिन बंद रही थी वह फिर खुल गई। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि वह बीजेपी
शासित राज्यों सभी राज्यों के लिए एक जैसी जनहितैषी शराब नीति लागू करने का विचार करें। उन्होंने कहा कि मेरा तो मध्य प्रदेश में शराब की दुकान और अहातों के सामने अकेले खड़े हो जाने का अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह अब मुख्यमंत्री शिवराज के हाथ में है कि 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की महिलाओं का भोपाल में महिलाओं के एकत्रीकरण को धन्यवाद एवं आशीर्वाद के आयोजन में बदल दें। उमा भारती ने कहा कि शिवराज जी अपनी नई शराब नीति को वापस लेकर एक आदर्श जनहितैषी संशोधित शराब नीति प्रस्तुत कर सकते हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश की ही एक आदर्श शराब नीति के लिए मॉडल राज्य बन जाए। गौरतलब है कि शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत भी लिखा था और बाद में इस खत को मीडिया में सार्वजनिक कर दिया था। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। सपा संरक्षक की पत्नी साधना गुप्ता का निधन 9 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद से ही उन्हें सांत्वना देने के लिए कई दिग्गज नेता सपा संरक्षक के घर पहुंचे। इससे पहले मुलायम सिंह यादव के बीमार होने की खबर आई थी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसकी जानकारी मंत्री ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आवास पर उनकी पत्नी स्वर्गीय साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की इस मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी मौजूद रही, जिसकी 3 तस्वीरें स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर शेयर की। इस मुलाकात के दौरान सपा संरक्षक और मंत्री के बीच चर्चा भी हुई। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन के बाद से ही कई राजनीति दिग्गज उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद सुभाषपा संरक्षक ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा संरक्षक से मुलाकात की और अब इस लिस्ट में स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी जुड़ गया है। और छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री निवास में आज दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मछुआरा नीति की भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। दरअसल बीते सप्ताह 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें कई बड़े निर्णय हुए। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर बैठक में कई शासकीय प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगे बैन को हटाए जाने की जमकर चर्चा हो रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग पर राज्य में बैन लगा है। गौरतलब है कि 10 जुलाई को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए छत्तीसगढ़ निषाद केवंत समाज के पदाधिकारियों का शपथ समारोह रखा गया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी देने की घोषणा की थी। इससे इस नीति के तहत मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से मछुआरे भी कृषि योजनाओं के लाभ ले सकेंगे। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का गुरुवार को पटना में निधन हो गया। वे कक्कड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, तो यहीं उनका इलाज चल रहा था। निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। रमई बाग के निधन पर कई राजनेताओं ने शोक जताया है। रमई राम लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, वरिष्ठ समाजवादी नेता, पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे आदरणीय श्री रमई राम जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जो एक कर्मठ और समर्पित राजनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक के लिए आप देखिए अब तक की हेडलाइंस। ईरान को परमाणु हथियार की पहुंच से बाहर रखने के लिए यूएस करेगा ताकत का इस्तेमाल, जाने बाइडेन का जवाब। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को दी राहत, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। और श्रीलंका संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आए सामने, रूस पर लगाए ये गंभीर आरोप। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर शिवसेना ने तोड़ी चुप्पी, संजय राउत ने दिया ये बयान। 10 हेक्टेयर में बना याकूब कुरैशी का मीट प्लांट हुआ कुर्क, 100 करोड़ से ज्यादा की लगी है मशीनें।
कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएम की बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रांग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन ढींगरा और वरिष्ठ वकीलों अमन लेखी और रामा कुमार पर अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मना किया है। मुकदमा चलाने की अनुमति वकील सीआर जयासुकिन ने मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तीनों के बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में है, उन्हें अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता। भड़काऊ बयान को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि नुपुर का पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया गया बयान उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा के इस बयान ने पूरे देश में हिंसा भड़का दी है। उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है उन सबके लिए अकेले नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बेहद तल्ख मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ देश के 117 हस्तियों ने बयान जारी कर आपत्ति जताई है। इन टिप्पणियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, वरिष्ठ वकील केआर कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर के खिलाफ 2018 में 2 केस दर्ज किए गए थे। इसके केस में उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। हाथरस की अदालत ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हाथरस के अलावा जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर में केस दर्ज है। लखीमपुर में दर्ज केस में जुबैर को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये केस उनके खिलाफ सितंबर 2021 में दर्ज किया गया। तो वहीं ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक के खिलाफ यूपी में जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया है। जांच कर रही इस एसआईटी टीम का नेतृत्व आईजी प्रतिंदर सिंह कर रहे हैं। वहीं डीआईजी अमित कुमार वर्मा को भी इस जांच टीम में रखा गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एक केस में अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को फिर हिरासत में ले लिया गया था। यहाँ पिछले महीने ट्वीट कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उन पर आरोप लगा है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। महीने के चारों सोमवार के दिन राज्य सहित देश भर के सभी शिवालयों में लोगों का हुजूम बाबा को जल चढ़ाने को जुटता है और 2 साल कोरोना की वजह से बाबा के मंदिर के कपाट श्रावण के मेले के लिए नहीं खुले थे, लेकिन अब जब 2 साल बाद बाबा के कपाट खुले हैं तो भक्तों की भीड़ और उत्साह मंदिर में देखने को मिल रहा है। भक्त श्रावण के मेले में दर्शन करने के लिए वैद्यनाथ जाते हैं, बाबा की एक झलक पाने के लिए और बाबा पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। कोई कोलकाता से तो कोई नेपाल से बाबा के भक्त हैं। कोलकाता से पैदल आए भक्त ने बताया कि हम लोग कोलकाता से चलकर आए हैं, शनिवार को जल उठाया है और आज ही बाबा का दर्शन हो गए, पैरों से छाले पड़ गए और हम बाबा की सेवा करते हुए आए हैं। तो वही नेपाल से आए एक भक्त ने कहा कि हम नेपाल से आए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा की मान्यता है कि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसके साथ 52 शक्तिपीठों में भी एक शक्तिपीठ है, क्योंकि सती के जब 52 टुकड़े हुए धरती पर गिरे थे तो हृदय यहाँ पर गिरा था। हृदय पर बाबा धाम का मंदिर विराजमान है। बाबा की ही कृपा है कि यहाँ जो भी यहाँ आता है उसकी मन्नत पूरी होती है, जो मांगते हैं वो मिलता है। देश में बाबा नगरी से प्रसिद्ध झारखंड के देवघर सावन में शिव भक्तों के स्वागत के लिए राजध्वज कर तैयार है। यहाँ बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध यहाँ का शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक महिमा मंडित माना जाता है। सावन महीने में यहाँ प्रतिदिन करीब 1 लाख शिव भक्त शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। सोमवार को आने वाले शिव भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। तैयारियों पर बात करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि समझ सकते हैं कि दोनों कोविड लहरों के बाद यह उत्सव 2 साल के लिए रुका हुआ था। यह एक ऐसा स्थान है जो श्रावण में भरा हुआ होता है। भक्तों के पास जो धैर्य और हताशा थी वह अब बाबा के प्रति प्रेम के रूप में बह रही है। हमने सभी आवश्यक सावधानियां बरती हैं। मुख्यमंत्री भी सक्रिय रूप से योजना बनाने में शामिल हैं। इस अनुभव का सार्थक बनाने इसमें स्थानीय राजनेता और स्थानीय लोग सभी जुटे हुए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो।
और हरियाणा के 5 विधायकों को हाल में कथित रूप से धमकी भरे फोन आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के कड़े निर्देश दिए। खट्टर ने कहा कि पुलिस अधिकारी प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल कर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी दूसरे देश का मामला है, क्योंकि जो फोन आए हैं वो दुबई से आए हैं और सभी फोन एक ही नंबर से आए हैं। इसके लिए हमारी नेशनल एजेंसी के साथ हमारी स्पेशल टास्क फोर्स संपर्क बनाए हुए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द ही पता लगा लें। एक बयान के अनुसार इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन विधायकों को धमकी मिली है उनकी सुरक्षा के लिए 4-5 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विधायकों को मिली धमकी भरे फोन और मैसेज की उच्च स्तरीय जांच करने को भी कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने अन्य विधायकों की सुरक्षा की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा था कि विधायकों को ये सभी फोन विदेश से आ रहे हैं। विज ने कहा कि मामले को आगे की जांच के लिए विशेष कार्यबल एसटीएफ को सौंप दिया गया है और वैधानिक आधार पर जांच में जुटे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। जिन विधायकों को धमकी भरे फोन आए हैं उनमें एक भारतीय जनता पार्टी से है, जबकि शेष 4 मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के हैं। ज्यादातर फोन अज्ञात नंबरों से विधायकों के मोबाइल फोन पर किए गए थे, जिनमें उनसे रंगदारी की मांग करते हुए धमकी दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी देने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा कि विधायक इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की बुधवार 13 जुलाई की जारी की गई कोरोना रिपोर्ट में 490 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 400 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही दिल्ली में बुधवार को पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के 1966 एक्टिव केस हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पिछले 24 घंटे में 481 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19,41,905 हो गया है। तो वहीं अब तक इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 19,13,651 के पार पहुंच गया है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 26,288 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 15,495 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें 3.16% की सकारात्मकता दर देखी गई है। फिलहाल दिल्ली में वर्तमान में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर अब 1.35% है। बुधवार को दिल्ली में 25,159 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 2.92% की सकारात्मकता दर के साथ 400 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और इस दौरान एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई थी। वहीं सोमवार को दिल्ली में 4.21% की सकारात्मकता दर के साथ 280 कोविड मामले सामने आए थे। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।